सो हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इन्वायरमेंट वाली जो सीरीज़ थी मंथली वाली। तो उसको देखेंगे, उसमें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अर्बन एयर पोल्यूशन है। तो एक मिनट, अर्बन एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो हाल ही में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सी ए क्यू एम है क्या भाई, या एन सी आर रीजन में, यानी दिल्ली के अलावा जो उसके प्रिफेरल जितनी भी स्टेट्स हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ पोल्यूशन को कर्व करने के लिए सी बनाया गया था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी बनाया गया था। इसने ग्रेप का स्टेट थर्ड इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। अब देखेंगे ग्रेप क्या होता है, स्टेट थर्ड क्या होता है, ठीक है। अक्रॉस द एंटायर एनसीआर हाईलाइटिंग द इश्यू फॉर अर्बन एयर पोल्यूशन। अब ग्रेप क्या है, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये 2016-17 में, 2016 या 17 में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये कौन सा डिसीजन था, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फर्स्ट बार ये क्रिएटेड किया गया था कि दिल्ली में बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन को हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आया था ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। क्या है ये? इट इज एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बेस्ड ऑन AQI लेवल ऑफ दिल्ली इम्प्लीमेंटेड बाय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेनली दिल्ली में ही एयर क्वालिटी इंडेक्स को इसके लेवल को कम करने के लिए बात की गई थी। इसमें इसका सबसे पहला मुद्दा कब उठा था? 2016 या 17 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इसमें 4 स्टेज होते हैं, AQI लेवल पर होते हैं। अगर AQI 201 से 300 के बीच में है तो स्टेज फर्स्ट में आता है, यानी पुअर कैटेगरी में आता है। 300 से 400 हो गया तब वेरी पुअर हो जाएगा। 400 से 450 हो गया तो सीवर कैटेगरी में, और 451 से बढ़ गया तो फिर सीवर प्लस कैटेगरी में आता है, ठीक है। कुछ डाटा देख लेते हैं एयर क्वालिटी के लिए इंडिया में। IQR वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024-25 आई थी, जिसमें बताया गया था कि 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड भारत है। पूरे विश्व में 5वीं सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री भारत है। और 20 में से, विश्व की 20 में से 13 जो सिटीज़ हैं मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, भारत से ही आते हैं। और वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर सिटी में कौन आता है? बिरनियाट, असम मेघालय बॉर्डर पर एक सिटी है बिरनियाट, वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आता है। दिल्ली वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड नेशनल कैपिटल है 6th ईयर के लिए, ठीक है। 6 साल से लगातार वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड नेशनल कैपिटल है। और जो PM 2.5 लेवल का जो WHO गाइडलाइंस है, उससे हम लोगों का 10 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है। और लगभग 35% इंडिया सिटीज़ में इसी तरह का है हाल। 35% सिटीज़ जो इंडिया की हैं, उनमें से जो 2.5 PM 2.5 टूलेट मैटर 2.5 का जो लेवल बताया गया था WHO के द्वारा, उससे 10 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा क्राइटेरिया के बाहर ये लोग हैं, बदतर स्थिति में हैं, ठीक है। तो कुछ डाटा हो गया। कॉजेज़ ऑफ अर्बन एयर पोल्यूशन देख लेते हैं इंडिया में क्या क्या है। इसके पहले अगर AQI के बारे में देखना होगा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। स्वच्छ भारत मिशन के समय ही ये लॉन्च हुआ था। इसमें से 8 पोल्यूटेंट्स होते हैं, PM10, P2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन, NH3 एंड लेड, ठीक है। जबकि जो CAQM होता है, CAQM और GRAP, ठीक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, दिल्ली के लिए, मेनली दिल्ली के लिए बनाया गया था। और जो CAQM है, यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये NCR रीजन के लिए बनाया गया था। स्टेटरी बॉडी है, सेटअप अंडर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट NCR एंड एडजोनिंग एरियाज एक्ट 2021 के एक्ट के द्वारा ये बनाया गया था। और इसमें से मेन देखा जाता है कि ये जो NCR रीजन में है और उसके जोनिंग एरियाज़ में है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, किस तरह से इसको एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कॉजेज ऑफ अर्बन एयर पोल्यूशन। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं? विंटर वेदर कंडीशन, ठीक है। विंटर में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब कि ये ग्राउंड लेवल पर क्या रहेगा कि टेम्परेली कम टेम्परेचर रहेगा, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि यहाँ हुआ, ये हीट वो ऑब्जर्व किया, इसके बाद ऊपर वाली लेयर में थोड़ा सा कम टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। मेनली क्या होता है, टेम्परेचर एनोमली क्या होती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई से बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। विंटर सीजन में कुछ ऐसे फिनोमेना होती हैं, इसको हम लोग ज्योग्राफिकल वाले सेक्शन में देखेंगे किस तरह से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। तो समझिए कि लोअर वाली जो लेयर होती है वो गर्म रहेगी,
ठंडी रहेगी, फिर इससे ऊपर वाली जो होती है ये गर्म हो जाती है। तो इस तरह से टेम्परेचर एनोमली या टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। लो विंड स्पीड ट्रैप पोल्यूटेंट्स नियर द ग्राउंड एंड प्रिवेंट देयर डिस्पर्सन इन सिटीज़ लाइक दिल्ली। इसे लो विंड स्पीड होती है जो पोल्यूटेंट्स को ट्रैप कर लेती है ग्राउंड के जो पास में रहती हैं और उनको डिस्पर्सन को सिटीज़ में लाइक से रोक देती है। ठीक है। प्री मानसून डस्ट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम थार डेजर्ट एंड मिडिल ईस्ट इंडिया इंटू इंडिया सिटीज़ इन नदर्न रीजन्स लाइक दिल्ली। ठीक है। तो थार डेजर्ट से भी कुछ डस्ट ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इधर से आ जाता है उड़ करके। अर्बन इंडस्ट्रियल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट से, स्टील से, रिफाइनरी से, ब्रिक लाइन से, इन सब से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इसके अलावा व्हीकल्स में वैसे दिल्ली व्हीकल डबल इन 2005 में जो व्हीकल्स की संख्या थी अभी तक में 2025 तक में उनकी संख्या डबल हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन से भी, डेमोलिशन एक्टिविटीज़ से भी, जैसे रैपिड कंस्ट्रक्शन अलॉन्ग गुड़गांव से गोल्फ कोर्स रोड चल रहा है। तो दिल्ली में तो हर जगह हर एक सेकंड मतलब कि अब देख रहे होंगे हर दूसरे मिनट में कुछ ना नया कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है। अर्बन लेआउट इस तरह से अर्बन स्ट्रक्चर बनाया गया था जैसे कि नेहरू स्ट्रीट बनाई गई हैं विथ टॉल बिल्डिंग्स। स्ट्रीट कैनियन इफेक्ट कहा जाता है कि वहाँ जैसे कि ये बिल्डिंग बनाई गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई हैं, यहाँ पर सकरी गली रहती है, यहाँ से हीट यहाँ ट्रैप हो जाती है। ट्रैपिंग पोल्यूटेंट्स, श्रिंकिंग ग्रीन ब्लू स्पेसेस ड्यू टू अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन रिड्यूसेस नेचुरल फिल्ट्रेशन। ठीक है। तो इस तरह की जो अर्बन लेआउट बनाया गया है, अर्बन बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इससे क्या है हीट ट्रैप हो जाती है, पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं और ग्रीन ब्लू स्पेसेस को श्रिंक हो जाता है। ठीक है। इस ये भी दिक्कत देता है। ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इन दिल्ली ड्यू टू सीजनेबल स्टबल बर्निंग इन नेबरिंग स्टेट्स। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है कि पंजाब और हरियाणा में जलाने वाली जो स्टबल होती है, पराली होती है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे इस पर इफेक्ट पड़ता है। हालांकि जेट स्टीम का भी इसमें कुछ रोल होता है कि वहाँ से आने वाली मेडिटेरियन सी से इधर आने वाली जेट स्टीम्स होती है, अपने साथ जितने भी पोल्यूटेंट्स होती हैं, पाकिस्तान का उसका पोल्यूटेंट भी यहाँ करके इसकी एक ब्रांच क्या होती है कि हिमालय से टकराने के बाद इधर आ जाती है और दिल्ली और पंजाब इलाके में पोल्यूटेंट्स को ज़्यादा फैलाती है। तो एक तरह से ये जो जियोग्राफिकल पॉइंट ये भी हो गया। इसके अलावा स्टेबल बर्निंग वाला तो खैर है ही है, सबको पता है। अदर सोर्सेज क्या हैं? ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्म्स व्हेन NOx एंड VOCs वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिएक्ट अंडर स्ट्रॉन्ग सनलाइट। ठीक है। स्ट्रॉन्ग सनलाइट की उपस्थिति में जब VOC जो NOx एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तब ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है। ओजोन, ठीक है, ओजोन हम लोगों के लिए एक तरह की प्रोटेक्शन गैस तो है ही, लेकिन अगर वो ग्राउंड लेवल पर आ जाती है तो क्या होगी, हम लोगों के लिए पोल्यूटेंट है। ठीक है। तो वही ओजोन जो एटमॉस्फेयर में हम लोगों के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर में काम कर रही है, वही ग्राउंड लेवल हम लोगों के लिए क्या होती है, एक तरह से पोल्यूटेंट होती है। बर्निंग फायर क्रैकर्स, ओपन वेस्ट बर्निंग, फ्रिक्वेंट लैंडफिल, तो ये सब वही चीज़ है। इम्पैक्ट हेयर पोल्यूशन क्या होगा? हेल्थ इम्पैक्ट, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो जाएगी, हार्ट वाला प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इरिटेशन इन आइज, आपके हाथों में जो ये छोटे छोटे स्मॉल होल्स रहते हैं उस पर ये पोल्यूटेंट्स जा करके क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो बीन्स होती हैं, जो ट्रीज़ होती हैं, उनमें बीन्स में मोस्टली ट्रीज़ में ये जा करके ब्लॉक कर देती हैं, तो हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम रहता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इरिटेशन इन आइज। 15% जितनी भी डेट होती है 2023 में, उसमें से एयर पोल्यूशन का ही हाथ था दिल्ली में। ये डाटा कुछ है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूटेंट्स लाइक ब्लैक कार्बन, ग्राउंड लेवल ओजोन कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ब्लैक कार्बन क्या ही होता है, जो भी हम लोग जलाते हैं जैसे एरोसोल वगैरह, ये ब्लैक कार्बन गया, ये इमिट करेगा, रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो एक ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। तो ये भी कुछ है। और ग्राउंड लेवल ओजोन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। एसिड रेन बनता है, SO2 और NOx से रिएक्ट कर लेते हैं तो दे फॉर्म एसिड एंड डैमेजिंग सॉइल, क्रॉप, फॉरेस्ट, मोनूमेंट्स एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है। एसिड रेन होता है। एलोइंग एंड सरफेस करोजन इन ताजमहल, जैसे ताजमहल उसका एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक लॉस कैसे होता है? इंडिया लॉस्ट इकोनॉमिक आउटपुट इक्विवेलेंट टू 9.5% ऑफ GDP इन 2022 ड्यू टू एयर पोल्यूशन। 2022 में ही इंडिया ने सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण 9.5% GDP का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है। ये लैंसेट की रिपोर्ट आई थी 2025 वाली, उसमें बताया गया था। सोशल इम्पैक्ट क्या है? रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी, क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड ऑफिस, स्कूल बंद हो जाते हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में थोड़ा सा जो ग्रोथ होने वाली होती है, एजुकेशन नहीं मिल पाता है, इनको बेस्ट एक्टिविटीज़ नहीं मिल पाती, इसी कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो जाती है। एंड डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट नेबर ग्रुप्स लाइक चिल्ड्रन, एल्डरली एंड पुअर पर ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ता है। आजकल क्या होगा, अगर दिल्ली जैसे बड़े मेट्रो सिटीज़ में और आसपास के एरियो में क्या देखा गया है कि एयर फिल्टर, अब एयर फिल्टर इतना महंगा होता है, पुअर कैसे खरीदेगा? तो ठीक है, उनके घर के अंदर जो रिच है उनके घर के अंदर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहेगा 100 के अंदर रहेगा, अब बाहर रहेगा 450+। और वैसी पुअर जो पुअर रहता है वही 450+ में ही रहेगा। और रिच तो है एक नंबर का, तो रिच पुअर पर, एल्डर लोगों पर क्या हो जाता है, बहुत सारे एल्डर लोगों पर ही इफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ देयर बॉडी टाइप।
एंड मैनी थिंग्स। चिल्ड्रन पर भी ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन आर वल्नरेबल टू दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, क्लाइमेट चेंज। स्टेप्स टेकन टू कर्ब एयर पोल्यूशन के लिए NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें रिड्यूस पर्टिकुलर मैटर कंसंट्रेशन बाय 40% बाय 2026 एंड 131 सिटीज़। बताया गया है कि 2026 तक 40% जो है पर्टिकुलर मैटर PM की कंसंट्रेशन को हम लोग घटाएंगे 131 सिटीज़ में। इसके अलावा GRP बनाया गया था एयर पोल्यूशन दिल्ली NCR बढ़ाने के लिए। CAQ मैंने बताया था कि ये NCR रीजन के लिए आया था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट 2021। फिर व्हीकलर इमिशन कंट्रोल के लिए BS6 फ्यूल इंजन व्हीकल स्टैंडर्ड 2022 आया था कि जितने भी व्हीकल्स होंगे सब BS6 भारत स्टेज 6 फ्यूल वाले ये यूज़ करेंगे। इसमें ब्लेंडिंग कराते, इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ा दिया गया है। ट्रांजिशन टू 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हाँ मतलब कि इतना ज़्यादा कार्बन इमिशंस नहीं होगा। RFID सिस्टम फॉर टोल इन्वायरमेंट कंपनसेशन चार्ज, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आया था, यानी कि आप लोग जो देखते हैं टोल प्लाजा में फास्ट सिस्टम लगाया गया था टनी टोल में, जो टोल में वाहनों की व्हीकल्स की डिले रहती थी कि भाई ये वेट कर रहे हैं कब इनका वो पास होगा वो जाएंगे। अब फास्ट हो गया है, तो इससे क्या होगा कि इमिशंस कम होगा। जब ज़्यादा देर तक खड़े रहेंगे, मोस्टली दे आर बड़े हैवी, इतने हैवी व्हीकल्स रहते हैं, तो अपना वो इंजन चालू ही रहता था, इससे इमिशन होता रहता था। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा नहीं है। PME ड्राइव स्कीम, इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्रोविजन स्कीम, EMPS स्कीम, सतत इनिशिएटिव फॉर क्रिएटिंग कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए, ठीक है। इसके अलावा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डाटा सिस्टम्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2015 में लॉन्च हुआ था। देखिए ये देखिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसमें गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर और वेरी पुअर और सीवर की बात की गई थी। अगर 0 से 50 बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो अच्छा है, ठीक है, गुड है। 51 से 100 है तो ठीक है, मतलब हाँ सेटिस्फैक्ट्री है। 100 से 200 के बीच में मॉडरेट है, और 201 से 300 के बीच में पुअर रहेगा, और 300 से 400 के बीच में वेरी पुअर, और 400 से ज़्यादा बहुत सीवर हो गया, ठीक है। इसमें से 8 पोल्यूटेंट रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कौन से हैं? पार्टिकुलेट मैटर 10, PM 2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड, ठीक है। तो ये 8 रहते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करने में। 2015 में लॉन्च हुआ था। इंस्टॉलेशन ऑफ ऑनलाइन कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम OCMS इन रेड कैटेगरी एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज इन दिल्ली NCR। दिल्ली NCR एरिया में क्या कहा गया, जो रेड कैटेगरी एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑनलाइन कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम OCMS हम लोग वहाँ इंस्टॉल करेंगे। दिन भर हमेशा चेक करते रहेंगे कितना ज़्यादा कैसे क्या हो रहा है। इसके अलावा सफ़र पोर्टल लाया गया था, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के लिए, जो एयर क्वालिटी को मतलब एयर क्वालिटी में अपडेट देता रहेगा। इसके अलावा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट और कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल आया था। गाइडलाइंस फॉर CND वेस्ट मैनेजमेंट एंड डस्ट मिटिगेशन एक्ट 2017 आया था। बायो माइनिंग, बायो रिमीडिएशन ऑफ लीगेसी वेस्ट टू प्रिवेंट लैंडफिल फायर्स। इसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ ऑल ऑपरेशनल ब्रिक क्लीन्स टू जिग जैग टेक्नोलॉजी इन दिल्ली NCR, ठीक है। ऑपरेशनल ब्रिक क्लीन की जगह जिग जैग टेक्नोलॉजी दिल्ली NCR में आई थी। अब चैलेंजेस देख लेते हैं कुछ क्या है। अर्बिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया, पॉलिसी इन गवर्नेंस चैलेंजेस क्या क्या हैं। ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है भैया, क्या बताएं। वहाँ से आता है पोल्यूशन, पराली जलाते हैं, पंजाब में इफेक्ट पड़ता है, दिल्ली में दिक्कत है। 30% अर्बन पोल्यूशन ओरिजिनेट आउटसाइड सिटी लिमिट्स येट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिटी प्लान्स ऑपरेट इन सिलोस, ठीक है। जो ये NCAP सिलोज में काम कर रहा है, सिलोज को मतलब एक तरह से होता है अकेले में काम करना है, सबको कोऑपरेट करके ना काम करना। 30% ज़्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है अर्बन पोल्यूशन, वो तो सिटी के बाहर ही हो रहा है। तो जब तक हम लोग कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे मतलब नेबर स्टेट से ये, और गवर्नेंस का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तब तक भैया ये तो पोल्यूशन नहीं रोक पाएगा, दिक्कत है। 30% जो पोल्यूशन है अर्बन सिटी में वो तो बाहर से ही आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, रिएक्टिव मेजर्स फोकस ऑन क्राइसिस टाइम एंड टेम्परेरी एक्शंस लाइक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, स्मोक टावर बनाया गया है, कुछ और बनाया गया है। तो ये कुछ रिएक्टिव मेजर्स हैं। कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग नहीं बनाते हैं, बस हम लोग जो पोल्यूशन हो गया उसमें रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल एजेंसीज, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग दिमाग लगाई, दिल्ली गवर्नमेंट अलग दिमाग लगाएगा। अब तो ठीक है, BJP दोनों जगह आ चुकी है। मल्टीपल NCR स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हम लोग देखा पंजाब में आप चल रही है तो उसका अलग है कि नहीं भाई हमारे द्वारा ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा। हरियाणा में अलग चल रहा है। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग है, इनमें से अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सब हैं, तो ये दिक्कत पड़ेगी। और बजटरी रिसोर्स में भी
इफेक्ट पड़ता है। इन सबको चाहिए कि एक तरह से कोऑर्डिनेट करके एक फ्रेमवर्क बनाएं और एक बजट बनना चाहिए जिसमें सब लोग कोऑर्डिनेट करके फंड बना करके एक तरह से कोऑर्डिनेट करें कलेक्टिव एफर्ट करके, ठीक है। पुअर इन्फोर्समेंट, परसिस्टेंट स्टेबल बर्निंग, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, आउटडेटेड स्टेट बॉयलर सीटीसी। तो भाई स्टेबल बर्निंग चल ही रही है, कंस्ट्रक्शन अनरेगुलेटेड है, आउटडेटेड स्टील बॉयलर्स यूज हो रहे हैं, तो ये तो इन्फोर्समेंट बहुत बेकार है। मॉनिटरिंग एंड डाटा लिमिटेशंस, हाँ स्टेबल बर्निंग के बारे में ये बताया गया है कि जो हाल ही में पंजाब के लोग थोड़ा अपडेटेड हो गए हैं, जैसे कि हो गए हम लोग अर्थ, ये हम लोग सैटेलाइट, जैसे सैटेलाइट घूमता है ये फिक्स टाइम पर सैटेलाइट यहाँ आएगा, जैसे कि ये पोजीशन है ये मान लो ये पंजाब की, ठीक है। तो उनको पता है कि 12 घंटे बाद या 10 घंटे 24 घंटे बाद आएगा, तो इन लोगों को पता है कि भाई ये फिर से दोबारा इसी टाइम पर आएगा। तो तब तक के लिए जैसे ही ये यहाँ तक आया, अब यहाँ पहुँचा है, यहाँ लोग पराली जलना स्टार्ट कर दी, पूरी पराली इधर जला दिए पूरी, मतलब जो जितना एरिया था। और जैसे ही सैटेलाइट यहाँ फिर से यहाँ पहुँचने लगा ये छोड़ दिए और फिर यहाँ करके, इसलिए ये कैच नहीं कर पाता है, जो सैटेलाइट होता है जीपीएस होता है वो कैच नहीं कर पाता है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड डाटा लिमिटेशंस, स्पार्स नेटवर्क, मैनी स्मॉलर टाउन्स एंड रूरल एरियाज लाइक PM2.5 PM2 PM10। अब क्या है कि इतने जो साइज के मीटर रहते हैं PM2.5 PM10 मॉनिटर्स, ये कुछ स्मॉलर टाउन्स में नहीं रह पाते हैं, ठीक है। WHO गाइडलाइन में बताया गया था कि इसका क्या साइज होना चाहिए, और इंडिया में NAKS के बारे में क्या बताया गया था, 5 माइक्रोग्राम, 40 माइक्रोग्राम, 15, 60, 10, 40 माइक्रोग्राम, ठीक है, पर मीटर क्यूब में अगर होना चाहिए। 40 इंडिया में अलग लेवल चल रहा है, 40, 60, 40, ये 5, 15, 10 की बात किया गया था WHO के द्वारा, तो ठीक है भाई अलग है। देख रहे हो कितना ज़्यादा है, 8 गुना, 15 चौको 60, 10 चौको 40, बहुत ज़्यादा है भाई। लैक्स नेशनल स्टैंडर्ड्स, इंडियाज एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स आर मोर रिलैक्स इन कंपेरिजन टू WHO प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस। देखो वही बता रहा हूँ ना, WHO बताता है कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब अगर PM2.5 है तब आपको वो माना जाएगा कि हाँ ठीक है पोल्यूटेड है। इंडिया में तो अलग लेवल का चला भाई, जब तक 40 माइक्रोग्राम नहीं हो पाएगा तब तक कुछ नहीं, मतलब ठीक है। तो देख रहे हो ना 4-4 गुना 8-8 गुना का फायदा वो है इसमें है। कुछ अलग चैलेंजेस के हैं, स्लो EV पेनिट्रेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अभी भी क्या है कि लोगों में इतना ज़्यादा वो नहीं अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह EV पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें। हालांकि चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी इतना फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। हैवी रिलायंस ऑन कोल बेस्ड एनर्जी ड्यू टू राइजिंग पावर डिमांड, ठीक है। पब्लिक एपैथी एंड लिमिटेड अवेयरनेस अबाउट क्रोनिक हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ ये एक्सपोजर, इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता कि PM2.5 PM10 के एक्सपोजर से क्या होगा, बस वो मुंह में एक छोटा सा मास्क लगा के घूम रहे हैं। MCMEs लाइक स्मॉल ब्रिक क्लीन्स एंड डाइंग यूनिट्स लाइक फंड्स टू अफोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ठीक है। अब जो छोटी छोटी MSMEs हैं उन पर भी पैसा के फंड की कमी है जिससे वो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को यूज़ कर पाएँ। वे हेड क्या है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशंस टू रिड्यूस डबल बर्निंग के लिए, प्राइस सिस्टम लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू गारंटी रिटर्न्स व्हेन फार्मर्स सेल स्टेबल। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी ने एक चीज़ बताया था कि जिस तरह के लिए वीट के लिए पैडी के लिए हर चीज़ के फसलों के लिए MSP दिया जाता है और फार्मर एश्योर रहता है, तो उस तरह से स्टेबल की सेल के लिए भी एक तरह की फिक्स MSP रहनी चाहिए कि आप स्टेबल को जलाइए मत, आप आसपास की जो ब्लेंडिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले जो प्लांट रहते हैं वहाँ जाके सेल करिए, अगर उससे कम प्राइस में लेते हैं तो बताइए, हम लोग MSP में उसको खरीदेंगे, फिर वहाँ जाके एक प्राइवेट को सेल करेंगे। तो इस तरह से कुछ प्रोविज़न होना चाहिए। रियल टाइम मैपिंग ऑफ क्रॉप एकरेज होना चाहिए एंड फोरकास्टिंग ऑफ क्रॉप मैच्योरिटी टू एसेस डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रॉप यील्ड्स फॉर बेटर प्लानिंग। तो क्रॉप एकरेज का रियल टाइम मैपिंग हम लोगों के पास अभी नहीं है। ये जो आसपास के जो ग्राउंड लेवल के सर्वेयर होते हैं, जो पटवारी होते हैं, बस एक तरह से वो गिरदावरी को चढ़ा करके अपना काम करते हैं, नॉर्मल है वो। तो यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी फॉर इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चर रेसिड्यू इनटू बायो एनर्जी जनरेशन, ठीक है, एक तरह की यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा कि पिछले समय किस तरह से इंट्रा पॉलिटी चल रही है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक स्टेट को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स देखते हैं, स्ट्रेंथन लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, गिव NCAP स्टेटरी बैकिंग, एम्पावर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट। NCAP को एक स्टेटरी बैकिंग देना चाहिए और उसको एम्पावर करना चाहिए स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है। बना दिए NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, अब बाकी कुछ नहीं भाई, यहाँ कुछ बैकिंग नहीं, इसकी बात कोई नहीं मान रहा है, बस बोल रहा है बूढ़े आदमी जैसा। इंटर स्टेट एंड रीजनल कोऑर्डिनेशन, अडॉप्ट एयर सेट बेस्ड प्लानिंग फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑन स्टेबल बर्निंग के लिए ये सब बताया गया है, कैसे कैसे काम करना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ग्रेफ स्टाइल ट्रिगर्स इनटू ईयर राउंड सिटी स्पेसिफिक क्लीन एयर एक्शन प्लान बनाना चाहिए। इकोनॉमी और फाइनेंशियल मेजर क्या क्या होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, अडॉप्ट प्रिडिक्टिव सिस्टम्स यूजिंग
मशीन लर्निंग एआई का इस्तेमाल करके पोल्यूशन सर्ज कहाँ कहाँ होंगे और रियल टाइम सोर्सेस क्या हैं, ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ये है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक तरह से हम लोग मॉडल बना सकते हैं, सिमुलेशन हो सकता है एआई का, मशीन लर्निंग का, ये सब का यूज़ करके हम लोग रियल टाइम में बता देंगे कहाँ से कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये ज़रूरी है। इंश्योर स्टेबल एंड एडिक्वेट फंडिंग, इंक्रेडिबल प्रिडिक्टेबल बजट एलोकेशन, टॉप इनोवेटिव टूल्स लाइक ग्रीन बॉन्ड्स एंड पोल्यूशन टैक्सेस। तो ये ज़रूरी है भाई कि बजट एलोकेशन अच्छा होना चाहिए, इनोवेटिव टूल्स होना चाहिए, पैसा मिलेगा तभी ना सब लोग करके ये फंड करेंगे। कोई कंपनी है, ये तो वही बात हुई जिससे वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है कि डेवलपर डेवलपिंग कंट्रीज में क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के बीच में चल रहा था कि क्योटो प्रोटोकॉल में बताया गया था कि सीबीडीआर होगा, यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होगी लेकिन कॉमन डिफरेंशिएटेड होगी। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला कि ठीक सही बात है, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, जब पैसा होगा ये टेक्निकल फंड और मनी सपोर्ट कराएंगे ये लोग, तब हम लोग जा करके ना ये तो तरह से पोल्यूशन को कर्व करेंगे और ग्रीन हाउस गैस के मिशन को कट डाउन करेंगे। इसी तरह से इसमें भी होता है कि जब तक फंड नहीं दिया जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। डी रिस्क क्लीन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट रिस्क शेयरिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन ईवी सेक्टर एंड रिफॉर्म डिस्कॉम फाइनेंसेस टू लोअर इन्वेस्टमेंट। ईवी सेक्टर में रिस्क तो है भैया, जो भी कंपनी ईवी व्हीकल्स बना रही है उनको पता है कि बहुत सारा रिस्क रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यूनिट बनाने पर भी, जैसे कि 4 यूनिट बना दी, इसमें से 1 यूनिट या 2 यूनिट ही सेल हो रही है, जबकि नॉर्मल आप लोग देख सकते हैं जो कन्वेंशनल फ्यूल पर बेस पर व्हीकल्स बनाए जाते हैं उनकी सेल डिमांड तो मतलब सोच सकते हैं कि 1 महीने की पहले ही प्री बुकिंग और ये सब बिक गए, ऐसा कुछ है। मतलब इनको तरह से रिस्क शेयरिंग में सपोर्ट करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस मियावाकी फॉरेस्ट PM2.5 सोई माइक्रो फॉरेस्ट। मियावाकी जापान का एक कंपनी, मतलब जापान की एक टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है कि कैसे पेड़ों को लगा करके, मतलब कि अर्बन में कैसे, मतलब पेड़ आपकी बाधा नहीं है, कहीं भी सड़क बन रही है तो सड़क किनारे किनारे किस तरह से पेड़ों की छाया से यहाँ हीट को ट्रैप होने से बचाना, इस तरह से करना। तो ये मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक है जापान की, ये इस तरह से कुछ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ। In 2025, India's renewable energy sector achieved 2 historic milestones. Renewable energy met 51.5% of total electricity demand, and share of installed electricity capacity of non-fossil fuel sources reached 51%. ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी से क्या हुआ है, 51.5% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है जुलाई 2025 तक, वो कौन मीट करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी। समझ रहे ना, आधी ऊर्जा की जो मांग हो रही है वो पूरा कौन कंप्लीट करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी कंप्लीट करेगा। और उसके अलावा अ शेयर ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज 51%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा बढ़िया है भाई की, लगभग 51% तो होने लगा। रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है भाई, ये एक एनर्जी है जिससे डिराइव होती है, नेचुरल रिसोर्सेज से डिराइव होती है, दैट आर रिप्लेनिश्ड एट अ हायर रेट देन दे आर कंज्यूम्ड। ठीक है, रिप्लेनिश्ड एट हायर रेट देन दे आर कंज्यूम्ड, ज़्यादा रेट से बनाई जाती हैं और कंज्यूम कम रेट्स की जाती हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी, हाइड्रो क्वेश्चन, ये सब आप लोगों को पता है, इससे क्या बताना है। इंडिया का टारगेट देख लेंगे, NDC टारगेट, वही बात आ गया ना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस होते हैं। हम लोगों ने देखा था कि क्योटो प्रोटोकॉल से चल रहा है कि कितना कितना NDCs होना, पेरिस में था, ये पेरिस एग्रीमेंट में था ना, NDCs कितना होगा, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हर कंट्री बताएगी कि हम लोग कितना अपना इंस्टॉल करेंगे, कितना हाँ वो करेंगे। तो उसके चक्कर में यह है, अचीविंग 50% ऑफ क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। ठीक है, 50% तक इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री हम लोग नॉन फॉसिल से प्राप्त करेंगे। इसके अलावा पंचामृत टारगेट 2030 तक 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड रीच नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट। ठीक है, 2030 तक हम लोगों का पंचामृत टारगेट है, यानी कि 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से होनी चाहिए और 500 गीगावाट जो है नॉन फॉसिल एनर्जी होनी चाहिए, कैपेसिटी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा डाटा, नॉन फॉसिल फ्यूल का डाटा है, ये है हाइड्रो, ये है विंड सोलर। इसमें से विंड सोलर और बायोमास के लिए, कोवेस्ट एनर्जी के लिए, स्मॉल हाइड्रो के लिए कितना कितना दिया है। ठीक है, इंस्टॉल्ड जनरल कैपेसिटी मेगावाट 2,47,310 पूरा है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ठीक है, उसमें से 50,000 हाइड्रो का, 1,97,000 विंड सोलर और अदर रिन्यूएबल का, उसमें से 1,27,000 सबसे ज़्यादा टॉप पर है सोलर, फिर उसके बाद आता है 53,000 आता है विंड, फिर 50,000 आता है हाइड्रो,
फिर आता है 10,757 बायोमास, फिर आता है 5,134 मेगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर, फिर 854 आता है वेस्ट एनर्जी। टोटल मिला लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2,56,090। और न्यूक्लियर का भी 8,780 मेगावाट है, तो उसको भी जोड़ लेंगे। तो ये शेयर कितना था टोटल 49.4% टोटल शेयर था रिन्यूएबल एनर्जी का। इसमें से 1.8% न्यूक्लियर का जोड़ लेंगे तो 51.1%। बहुत ज़्यादा भाई, हम लोग आधी जो अपनी है एनर्जी की डिमांड वो तो रिन्यूएबल से ही पूरी कर रहे हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा है जो सोलर का 25% योगदान है। उसके बाद फिर आता है 10.6% विंड का, फिर आता है हाइड्रो का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है सोलर, फिर आता है विंड, फिर आता है हाइड्रो। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोगों ने, कुछ फैक्ट थे, डाटा था। इसके अलावा इंस्टॉल अच्छा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। विंड वाला था फर्स्ट पर, तो विंड है इतना। ठीक है, फिर इसके बाद है विंड वाला फर्स्ट पर, फिर इसके बाद था नहीं सॉरी ये था सोलर वाला फर्स्ट पर था ना, सोलर वाला फर्स्ट पर। फिर उसके बाद था ये 53,000। फिर आता है ये तीन हम लोग देख लेते हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, परसेंटेज पर भी 25% है, 10.6% और 10%। ठीक है, स्टेटस ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर देख लेते हैं। इंडिया में इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फॉर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज कितनी ज़्यादा है 256 गीगावाट। ठीक है, ये देखिए 256 गीगावाट यहाँ है ना, 2,56,090 मेगावाट या फिर 256 गीगावाट। और हम लोग देख सकते हैं किस तरह से उसमें से कम 247 गीगावाट तो रिन्यूएबल एनर्जी से है और लगभग 80.8 या 8 के करीब कितना दिया है 8 गीगावाट इसके बारे में बताया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताया गया है। ग्लोबल रैंकिंग में IRENA की रिपोर्ट के हिसाब से 4th इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी एंड 4th इन विंड पावर में, 3rd लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर, 3rd इन सोलर पावर कैपेसिटी में आते हैं हम लोग। ये तो हम लोग इंडिया में रैंक देख लिए। अब वर्ल्ड में देखते हैं, वर्ल्ड में इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, 4th इन रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग वर्ल्ड में कौन से प्लेस पर आते हैं 4th पर आते हैं। 4th पर, ये वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, वर्ल्ड की बात, वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी में 4th में आते हैं। विंड पावर में हम लोग कहाँ में आते हैं 4th में आते हैं भैया। इसके अलावा सोलर में कितना आते हैं, सोलर में भी हम लोग 3rd में आते हैं भैया। और इथेनॉल प्रोड्यूसन के लिए हम लोग 3rd में आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डाटा हो गए इंपॉर्टेंट डाटा। प्रोग्रेस किया है 2014 से 2025 के बीच में 3 गुना वृद्धि हुई है, एक अच्छी बात है। सोलर एनर्जी में 2014 से 2025 के बीच में 40 गुना, बढ़िया है। विंड एनर्जी कैपेसिटी में 2020 से 2024 में 4 साल में 30% इंक्रीज। इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल में 1.5% था 2014 में, अब 20% हम लोग इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोल में, 13 गुना वृद्धि। टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं भाई जो रिन्यूएबल एनर्जी में बेस्ट दे रहे हैं अपना? राजस्थान है, ठीक है भाई, सोलर दे रहा है। गुजरात विंड में, ठीक है। तमिलनाडु में भी विंड ज़्यादा है। कर्नाटका, महाराष्ट्र। सिग्निफिकेंस क्या हो रिन्यूएबल एनर्जी का? पहली बात एनर्जी सिक्योरिटी हम लोग कम होगी। जो हम लोग भैया अभी डिपेंड रहते हैं कोल ऑयल और गैस के लिए कि भाई दो हम लोगों को व्हीकल चलेगा, इकोनॉमी चलेगी, इकोनॉमिक फ्यूल है ये, इस पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हम लोग खुद अपना फ्यूल कर लेंगे। इससे ट्रेड बैलेंस और स्ट्रेटजिक इकोनॉमी बढ़ेगी। ट्रेड बैलेंस इसलिए क्या होगा क्योंकि अभी जो हम लोगों का पूरा ट्रेड जो डिफिसिट चल रहा है वो मोस्टली क्रूड ऑयल से ही चल रहा है। क्रूड ऑयल मंगाएंगे नहीं, मतलब मंगाएंगे लिमिट से ज़्यादा नहीं मंगाएंगे, तो इससे फ़ायदा रहेगा हम लोगों का। बैलेंस अपने ऑटोमेटिकली अपने उसमें बैलेंस में आ जाएगा। ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स NDC का लेवल है जो पंचामृत है, हम लोगों का जो कमिटमेंट वो भी फुलफिल हो रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी हो रही है, इकोनॉमिक गेन होगा, लार्ज इन्वेस्टमेंट आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा और ग्रीन जॉब इससे होगी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। डिसेंट्रलाइज इम्प्रूव्स एनर्जी एक्सेस, अफोर्डेबल सोलर टैरिफ्स फेल टू इतना। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? सबका विकास होगा। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम्स भी लाई जा रही हैं, जैसे हर घर सोलर पंप, उसके अलावा PM सूर्य घर बिजली योजना, इस तरह का कुछ है कि रूफ टॉप सोलर लाइट के लिए ये सब है। तो ये अफोर्डेबल रहेगा, सबके लिए इंक्लूसिव रहेगा। रीजन बिहाइंड ग्रोथ इन रिन्यूएबल सेक्टर के लिए हाई पोटेंशियल। टॉपिक ऑफ कैंसर हम लोगों के स्टेट से, बहुत सारी स्टेट से होकर गुजरता है, लगभग 8 से ज़्यादा है शायद, ठीक है। तो 300+ सनी डेज एनुअली हम लोगों को मिलता ही है। इससे हाई विंड एनर्जी पोटेंशियल ड्यू टू लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड एलिवेटेड टेरेंस। पहला चीज़ तो सोलर के लिए क्या फ़ायदा है, ट्रॉपिकल हम लोग कंट्री हैं, 300+ सनी डेज एनुअली मिलता है और बहुत सारी स्टेट से मोस्टली जाता है, ये मेनली जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं।
इसके अलावा हाई विंड एनर्जी पोटेंशियल रहता है, ठीक है, ड्यू टू लॉन्ग कोस्ट लाइन, बहुत अच्छी बड़ी कोस्ट लाइन भी है, लगभग मोर देन 7,000, अब तो बढ़ भी गई है, 11,000 कोस्ट लाइन हो गई है, 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा। एंड एलिवेटेड टेरेंस भी हैं, इससे विंड एनर्जी मिलती है। सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसी भी लाई गई हैं। पहली चीज़ तो जोग्राफिकल चीज़ है, जो जोग्राफिकल हम लोगों का एज मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 में लाया गया था। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 में लाया गया था, और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाई गई थी 2018 में, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जैसे मैं बता रहा था ना, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेगुलेटरी एंड मार्केट रिफॉर्म्स क्या है? रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस मैंडेट्स दैट स्टेट्स एंड यूटिलिटीज मस्ट प्रोक्योर अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इस तरह से नियम बता दिया गया है कि जो स्टेट्स हैं और कुछ यूटिलिटीज़ हैं, उनके लिए मस्ट कर दिया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से होना चाहिए। इंडियन कार्बन मार्केट, अ कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विद कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम CCTS नोटिफाइड अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 टू इंसेंटिवाइज लो कार्बन पावर जनरेशन के लिए बनाया गया है CCTS। ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स लार्ज कंज्यूमर्स टू बाय रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स नेशन वाइड बाय पासिंग लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंस्टेंट्स। तो जो बड़े बड़े कंज्यूमर कंपनीज होती हैं, उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन एक तरह से कंस्टेंट था, पहले रिस्ट्रिक्शन था कि लोकल लेवल पर ही लोग बिजली खरीदेंगे, अब वो कहीं से भी रिन्यूएबल एनर्जी खरीद सकते हैं। डेडिकेटेड स्कीम्स, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशंस विद टारगेट ऑफ 5 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एनुअली बाय 2030। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल EBM प्रोग्राम विद टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 2025-26। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम 21 to 26 बेस्ट एनर्जी प्रोग्राम। ये एक तरह से कुछ डेडिकेटेड स्कीम्स आई थी, आप लोगों को पता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 5 मिलियन मीट्रिक टन तक के हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात की गई थी। इथेनॉल ब्लेंडिंग में 20% में इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगा 2025-26 तक, और नेशनल सोलर मिशन में बायो एनर्जी प्रोग्राम की बात की गई थी, ठीक है। एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट, 100% FDI अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट। RE क्लासिफाइड एज सब कैटेगरी अंडर RBI's प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सोवरेन ग्रीन बोर्ड, ठीक है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो RBI की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्लासिफाइड है, ठीक है। RBI में क्या होता है कि बैंकों के पास बैंक लोन देने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, उसमें से RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बताया कि यानी कि आपके जो NDTL है, नेट डिमांड एंड टाइम लिबिलिटी, यानी जो भी लोन देना है आपको, उसका 18% जो होता है आपको प्रायोरिटी PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ता है, जिसमें से एग्रीकल्चर और वल्नरेबल वुमेन इस सब का इसके अलावा दिया जाता है। उसी में RE ने यानी रिन्यूएबल एनर्जी ने भी क्लासीफाइड किया है इस चीज़ के लिए। 100% FDI अलाउड है। ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात की गई है। इसके अलावा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स, जैसे कि स्कीम लाइक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स PLI दी गई है। स्कीम्स फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉडल्स। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स क्या दी जाता है, एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा एक तरह से फंड और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्शंस के लिए। एंड स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ये कुछ भी है। इंडियन सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जंप्ड फ्रॉम 38 गीगावाट टू 74 गीगावाट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-24। तो इंडिया की जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 38 गीगावाट है, 74 गीगावाट हो चुकी है। इसके अलावा ICE इंटरनेशनल सोलर लॉन्च हम लोगों ने बनाया था, लॉन्च बाय इंडियन फ्रांस एट COP21 इन 2015 में लाए थे। एंड ब्रिंग टुगेदर 100+ कंट्रीज टू मोबिलाइज 1 ट्रिलियन इन सोलर इन्वेस्टमेंट टू मेक ग्रीन एनर्जी अफोर्डेबल। इसके अलावा मोदी जी का एक भाषण है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, लॉन्च बाय इंडिया एट द ISA असेंबली 2018, एम टू क्रिएट ए ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर ग्रिड। सारी कंट्री क्या होगी, एक दूसरे से सोलर ही कनेक्टेड होगी। मोस्टली टॉपिकल कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ वहाँ ज़्यादा प्रोवाइड कराएगी एनर्जी जहाँ अंधेरा रहता, मतलब अंधेरा मतलब इस तरह से नहीं, मतलब कि वहाँ एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा डिमांड रहती है। चैलेंजेस क्या क्या हैं? फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, लो एनुअल इन्वेस्टमेंट, इंडिया रिक्वायर्स अराउंड 10 ट्रिलियन बाय 2070 फॉर इट्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 2070 तक हम लोगों ने जो अपना एम बनाया है कि हम लोग क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन होगी, तब तक के लिए $10 ट्रिलियन की आवश्यकता है। डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी जो होती हैं उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है। सफ़र्स फ्रॉम पुअर बिलिंग इफिशिएंसी, रेवेन्यू गैप्स, टैरिफ डिलेस अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल एंड डेट सर्विसिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज, ठीक है। तो डिस्कॉम कंपनी का भी हम लोग बहुत देख रहे हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चल रही हैं। पुअर बिलिंग एफिशिएंसी, इसके लिए बहुत सारी कंपनीज भी कंपनीज बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी लाया है डिस्कॉम के लिए, किस तरह से वो फाइनेंशियली वहाँ से सफ़र से निकल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज क्या है? इंटरमिटेंसी ऑफ रिन्यूएबल्स, सोलर पीक्स ड्यूरिंग द डे बट नॉट एट इवनिंग पीक डिमांड, फोर्सिंग स्टेट्स टू बैकस्टॉप सोलर विद कोल। तो ये कुछ है। ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स, और ये कुछ है। इस लोगों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिर ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर से हो जाएगा। इंटरमिटेंसीज ऑफ रिन्यूएबल्स,
ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स होता है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बैटरी स्टोरेज कॉस्ट रिमेंस हाई, लैंड एक्विजिशन, भाई ये सब करने के लिए लैंड तो लगेगा ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्स्टेंट्स भी होता है, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, 80 से 90% सोलर सेल से मॉड्यूल्स फ्रॉम चाइना ड्यू टू लिमिटेड डोमेस्टिक वेफर मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो चुका है। ये सब जो क्रिटिकल मिनरल्स जियोग्राफिकली कंसनट्रेटेड, चाइना कंट्रोल 60% ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन, 60% ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं चाइना कंट्रोल कर रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अदर इशूज़ भी कुछ हैं, इसके अलावा ये कुछ वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ये चैलेंजेस आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ है, ट्रांसमिशन, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, लैंड एक्विजिशंस, ठीक है। सोलर कैन नीड 300 टाइम्स एज मच स्पेस एज न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी से 300 गुना ज़्यादा सोलर में लगता है। इसमें क्या रहता है, रिएक्टर बना दिया, इधर रिएक्टर बन गया। सोलर में बहुत ज़्यादा इस तरह से प्लेटें लगाई जाती हैं बहुत ज़्यादा एरिया पर। लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा मुद्दा आता है। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, बैटरी स्टोरेज कॉस्ट रिमेंस हाई, 5 to 6 रुपीज़ पर यूनिट स्टोरेज कॉस्ट होता है, मेकिंग अराउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर सपोर्टली। हाँ, इसमें बैटरी वाला इशू होता है थोड़ा सा रिन्यूएबल में, कि बैटरी का स्टोरेज का जो कॉस्ट होता थोड़ा सा हाई होता है। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु विथ हाई विंड कैपेसिटी, पावर ऑफन कैन नॉट बी फुली इवेक्यूटेड बिकॉज द ग्रिड नेटवर्क इज कंजेस्टेड, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स भी होती हैं, तो इन लोगों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।